तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने गगन बाबा भाई की डिमांड पर लेके आया हूँ कोबी और भेड़िया की स्टोरी सलीब। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। कभी कभी इंसान ये सोच नहीं पाता कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। उसके सामने घटने वाली घटनाएं उसे हमला लगती है और वो खुद को बचाने की कोशिश में जुट जाता है। जैसे कोबी जुट गया मूर्छा से खुद को बचाने में और उसे खत्म करने में। जैसे भेड़िया टकरा गया रीछा से और उसका भी प्रयास था अपनी प्राण रक्षा के साथ साथ रीछा की मौत। मगर गुरु भाटिका के दूत भेड़िया मानव रीछा मूर्छा का उद्देश्य उन दोनों की मृत्यु नहीं था। उन्होंने बताया कि प्रत्येक 5000 साल बाद ब्रह्मांड में एक पुच्छल तारे का निर्माण भेड़िया मानव के लिए अति विध्वंसकारी होता है। उस वक्त भेड़िया और कोबी प्रलयंकारी रूप से हिंसक होकर जंगल में तबाही मचा देंगे। इस विध्वंस से बचना है तो दोनों को दुर्दम लकड़ी की सलीब पर ठोकना जरूरी है। मगर दुर्दुम वृक्ष की लकड़ी को तोड़ सकती थी केवल कोबी की प्रलयंकारी गदा, पर वो किसी भी सूरत में पेड़ नहीं तोड़ेगा। भेड़िया और फूजों की बनाई योजना पर अमल शुरू हो गया। कोबी आ गया और भेड़िया भी आ गया। ठहरो कोबी, जैन को मैं नीचे उतारूंगा। कोबी भेड़िया को गिराकर वृक्ष पर चढ़ गया। कोबी ने गदा मारकर वृक्ष की कई शाखाएं तोड़ डाली। दुर्दुम की लकड़ी मिलते ही फूजों और भेड़िया की योजना पूरी हो गई और भेड़िया सीना ठोक कर उस पर ठुकने को तैयार हो गया। फूजो बाबा, उठाओ वो कीला और हथौड़ा। हाँ हाँ भेड़िया, हाँ, ठोक दो मुझे इस सलीब पर। भेड़िया, मैं कील ठोकने जा रहा हूँ। भेड़िया, अपने भेड़िया देवता को याद करो, दुआ करो कि सब ठीक हो जाएगा। जय भेड़िया देवता। फूजो का हाथ ऊपर उठा मगर नीचे आकर कील से न टकरा सका, क्योंकि तभी हृदय विदारक ढंग से चिकती वहां आ पहुंची। जैन, उफ, ये क्या कर रहे हो तुम बाबा। जैन, तुम यहाँ। जैन, तुम मुझे यहाँ देखकर भौचक्के क्यों हो गए तुम दोनों। भेड़िया को काटो तो खून नहीं। मैं तुमसे पूछती हूँ बाबा, ये सब क्या कर रहे थे तुम। उफ, भेड़िया को ठोकते वक्त हाथ क्यों ना कांप गए तुम्हारे। और तुम पागल हो गए हो क्या भेड़िया। हाँ जैन, हाँ, पागल हो गया हूँ, और तुम भी सुनोगी तो होश में तुम भी नहीं रहोगी। भेड़िया चिक चिक कर जैन को सब कुछ बताता चला गया, जिसे सुनते हुए सिर से पांव तक जैन पर सिर्फ और सिर्फ कपकपी ही सवार रही। अब तुम बताओ कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक है या गलत। तुम महान हो भेड़िया, सही मायनों में जंगल के रक्षक हो। आज मेरा सिर गर्व से और ऊंचा हो गया। मगर दुख इस बात का है कि संकट की इस घड़ी में तुमने मुझे अपना सहारा बनाने के स्थान पर खुद से अलग रखा। मैंने सिर्फ यही सोचा था कि इन क्षणों को तुम बर्दाश्त ना कर सकोगी। जैन के चेहरे पर अब दृढ़ भाव थे। अगर मैं समय पर ना आ जाती तो तुम भावावेश में एक बहुत बड़ी गलती कर जाते। गलती? कैसी गलती। भविष्य में आने वाली समस्या अकेले तुम्हारे ठोक दिए जाने से सॉल्व नहीं होगी, वो हल होगी कोबी को भी ठोक देने से। जरा सोचो भेड़िया, आज आप भी सोचे फूजो बाबा, कि अगर आप भेड़िया को तो ठोक देते हो, फिर जंगल में ऐसी कौन सी दूसरी ताकत है जो कोबी जैसे महाबली व खूंखार प्राणी को लाकर इस सलीब पर ठोक दे। है कोई जवाब। मैं जानती हूँ कि नहीं है। तुमने सही वक्त पर आकर इस उलझन को बढ़ने से बचा लिया। जैन, हम निसंदेह भूल भूल कर रहे थे। हमें पहले कोबी को पकड़ना चाहिए, उसे पहले सलीब पर ठोकना चाहिए। तुम अदम्य बलशाली सही भेड़िया, मगर फिर भी ये काम उतना आसान नहीं है जितना तुम मैं और फूजो बाबा समझ रहे हैं। जैन ठीक कह रही है भेड़िया। माना कि अपनी हर संभव कोशिश, हर दांव पेंच लगाकर तुम कोबी का सामना कर सकते हो, लेकिन फिर भी लगातार युद्ध की स्थिति में उसे एकदम से पस्त कर देने में तुम्हें कई घंटे लग सकते हैं, जबकि हमारे पास समय की ही बेहद कमी है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी उस लड़ाई के दौरान ही वो प्रलयंकारी क्षण आ जाए और फिर तुम्हारी वही लड़ाई पूरे जंगल के लिए भारी पड़ जाए। तो फिर क्या करें। शेर जंगल का राजा होता है, क्योंकि उसे जिंदा जिंदा वश में करना हर एक के वश में नहीं होता। केवल शिकारी शेर को जिंदा वश में करने का तरीका जानता है। शिकारी उसके लिए एक ढका छुपा गड्ढा खोदता है। फिर जब शेर उसमें गिर जाता है तो शेर को कई दिनों तक उस गड्ढे में भूखे और प्यास से ही तड़पने के लिए छोड़ दिया जाता है। भूख, प्यास और थकान से शेर जब पूरी तरह से निढाल हो जाता है तो शिकारी उसे बाहर निकालकर पिंजरे में जिंदा
कैद कर लेता है। बस कोबी के मामले में भी हमें यही करना है, पर चूंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए हमें तुरंत कुछ ऐसा करना होगा कि कोबी भूख, प्यास और थकान से जल्दी चूर होकर बुरी तरह से निढाल हो जाए। सचमुच कोबी नाम के बिखरे हुए शेर को काबू में करने की इससे नायाब योजना नहीं हो सकती। तो फिर चलो योजना को अंजाम दें। वुल्फानो के सबसे शक्तिशाली ये भेड़िया मानव भेड़िया के शरीर से अलग हुए महाशक्तिशाली व चमत्कारी प्राणी कोबी को थका कर निढाल कर देने की उस योजना पर काम फौरन शुरू हो गया। शुरुआत मेरा यह हाथी बाजू करेगा, जिसने आश्रम बनाने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर बड़े बड़े सहतीर उठाकर मेरे बाएं बाजू का काम किया था। तभी से मैं इसे बाजू कहता हूँ। बाजू को अच्छी तरह से समझा देना फुजो बाबा कि ये पूरे जंगल की जिंदगी और मौत का प्रश्न है। समझा दिया है जैन, जा बाजू जा, अपना काम शुरू कर। लेकिन बाबा, मैं सोच रहा हूँ कि अगर हमारी ये कोशिश विफल हो गई तो? हमारी ये कोशिश सफल होगी, यह मेरा विश्वास है, और यही हमारा विश्वास भी होना चाहिए। ईश्वर करे ऐसा ही हो। लेकिन हमें बाजू के अलावा भी कई शक्तिशाली, चतुर व चालाक पशु पक्षियों की मदद लेनी होगी। लेकिन फिलहाल बाजू ने झरने के नीचे नहाकर निकले कोबी से उस शरारत की शुरुआत कर दी थी जो उसे थका मारने वाली थी। छपाक! बाजू की इस हरकत के साथ कोबी की नस नस गुस्से से उभर आई। कीचड़! तूने मुझ पर कीचड़ उछाला, कोबी पर कीचड़ उछाला तूने। तू तू क्या समझा, हाथी है तो बच जाएगा? ठहर जा, तेरी ये सूंड ही उखाड़ कर अलग कर दूंगा। बाजू उसे छकाने की पूरी तैयारी कर चुका था। सूंड मारकर भाग रहा है शैतान, अब तो तेरी हड्डियां भी तोड़ूंगा। भागने में बेचारा हाथी कोबी की गति का मुकाबला कैसे कर लेता? कोबी की गति को कम करना जरूरी था। गुस्ताख हिरणों, कोबी का रास्ता काट गए। लगता है सबकी मौत आज ही आ गई है मेरे हाथों से। पर सबसे पहले उस गुस्ताख हाथी की सूंड तोड़ूंगा। कोबी में सबसे बड़ी कमी यही थी कि जब उस पर क्रोध हावी होता था तो फिर वह अपना आगा पीछा सब भूल जाता था। उसकी बुद्धि उस वक्त वृक्ष पर बनी किसी मचान पर रखी होती थी, जिसका परिणाम उसे भुगतना पड़ता था। क्रोध में अंधे हुए कोबी को झाड़ियों में छिपे हुए बाजू की अड़ंगी भी दिखाई न दी। जब तक कोबी उठकर खड़ा होता, ओह, ये हरकत भी उसी दुष्ट हाथी की थी। कमबख्त मुझे अड़ंगी मारता है। कोबी आगे बढ़ने को हुआ ही था कि अरे, ये क्या! उसका पाँव किसने जकड़ लिया था? आज जंगल का हर प्राणी उस शक्तिशाली का रास्ता रोक रोक लेने के लिए छाती ठोक कर खड़ा होने को आतुर था। दुष्ट अजगर, तू भी आ गया मरने? पर फिलहाल तो वो ही कोबी की हड्डियां चटखाए दे रहा था। कोबी की शक्ति के आगे ज़्यादा देर तक नहीं ठहर पाना था उसे। ये बात वो स्वयं भी जानता था। अब तू कहाँ जाकर गिरेगा और वहाँ तेरा क्या हाल होगा, ये मुझे भी नहीं मालूम। बाजू उसे उत्तेजित कर रहा था। आ रहा हूँ मोटे, तेरी तोंद में भरा सारा मलबा अब मैं बाहर निकालकर मिट्टी में मिलाकर उसे कीचड़ बना दूंगा। लेकिन एक बार फिर बाजू उसे मात दे गया। उसने वृक्ष की उस लचीली किंतु मजबूत डाली को अपनी ओर खींचकर एक झटके से छोड़ा तो कोबी की आंखों के आगे सतरंगे सितारे नाच गए। वह आंखें खोल पाता कि बाजू की उस जबरदस्त टक्कर ने उसे तेज तूफानी झोंके की तरह पीछे उछाल फेंका। अरे, ठीक उसी पल उस जबरदस्त भगदड़ ने कोबी के कान खड़े कर दिए। ओह, ये क्या! इतने सारे! ये सब तो इधर ही आ रहे हैं, और मैं इन गेंडों के रास्ते में हूँ। गेंडों से बचने के लिए कोबी पूंछ की मदद से वृक्ष पर झूलता चला गया। ओफ, ये तो मुझे रौंदते हुए निकल जाते, मगर कोबी का दुर्भाग्य वहां भी उसकी राह देख रहा था। आह! वृक्ष की ओर साख पर आते जाते हजारों लाल चींटे अपने रास्ते में आए उस व्यवधान से बुरी तरह से चिपट गए थे। कोबी के गले से निकली वह चीख उनके तेज डंकों का ही परिणाम थी। ओह, यहाँ तो चींटों की फौज है, मगर कुछ देर तक वैसे ही लटके रहना उसकी व्यवस्था थी। आह आह आह, जल्दी निकलो कमबख्तो! ओह, निकल गए कूद कोबी। उफ, कमबख्त चींटों ने काट काट कर बुरा हाल कर दिया है। चींटे पूंछ में घुसकर काट रहे हैं। इससे पहले कि ये मेरे पूरे शरीर में फैल जाए, मैं पूंछ को छिटक कर चींटों को अलग कर दूं। पूंछ से चींटे छुड़ाने में व्यस्त कोबी को पीछे से आता अंतिम बचा वो गेंडा भी न दिखा जिसकी वो राह में था। तो परिणाम तो ये होना ही था। मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा है। तो इसमें बेचारे जंगल के जानवर क्या करें? आह, ये तो शाही कांटे बरसा रही है।
बुरी तरह बौखलाया हुआ कोबी शाही की ओर झपटा। रुक जा, बिल में मत जा, मैं तुझे अपने पांव तले कुचल दूंगा दुष्ट शाही। शाही ने कोबी की बात भूल कर भी नहीं मानी। कोबी का गुस्सा उसके बिल पर ही उतरा। पर उससे क्या होता है, तुझे बिल में से खींच निकालूंगा कमबख्त, बाहर आ। शाही तो चुपचाप दूसरी ओर से निकल गई, पर वो वृक्ष चुपचाप नहीं गिरने वाला था। अरे ये कैसे गिर गया? बाजू के नेतृत्व में खड़े उन हाथियों की ओर देखते ही कोबी जैसे सब कुछ समझ गया। अरे दुष्ट, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? मुझसे तेरी क्या दुश्मनी है? मैं तो तेरे गन्ने के खेत में भी नहीं घुसा। दुश्मनी की वजह कोबी को भला वो बेजुबान प्राणी क्या बता पाते। वजह जिन्हें मालूम थी, उनके चेहरे चिंता की घनी लकीरों से ओतप्रोत थे। बाबा, कहीं ऐसा ना हो कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा हो ही ना, कोबी थके ही ना। वो थकेगा। दुनिया में ऐसा कोई प्राणी नहीं होता जो कड़े शारीरिक श्रम के बाद थकता नहीं होगा। कोबी जैसा महाप्राणी को थोड़ी देर लग सकती है, मगर वो थकेगा। मैं अपनी चेष्टाएं और बढ़ाता हूँ। अब जमीनी हमले के साथ मैं उस पर हवाई हमला भी करवाऊंगा। फौजों के निर्देश चीलों को मिलने लगे। शुरू हो गया हवाई हमला भी। ओह, अब चीलें भी मुझ पर टूट पड़ी। आखिर आज ये मेरे साथ हो क्या रहा है? किस किस को मारूंगा? तुच्छ प्राणियों, मुझे गदा का आवाहन करने पर मजबूर मत करो। वृक्ष से टूटकर गिरी ये लकड़ी सही वक्त पर मेरे हाथ लग गई। अब इन चीलों के पंख उड़ा दूंगा। ची ची ची, कोबी के वार से बचकर प्रहार करो। फूजो उनको नेतृत्व कर रहा था। कोबी कब तक लाठी की तरह घुमाता रहता उस लकड़ी को। उफ, ये तो पीछे हट हट कर उड़ रहे हैं और बीच बीच में वार कर रहे हैं। ऐसे तो मैं बुरी तरह थक जाऊंगा और मेरे थक थक कर गिरते ही ये चीलें मुझे अपना भोजन बना लेगी। ओह, तो ये योजना है इनकी। ओफ, वह गुफा सही समय पर दिखी। मैं उधर ही भागता हूँ। चलो, चीलों से तो छुटकारा मिला, लेकिन अरे बाप रे, ये गुफा तो खून पीने वाले चमगादड़ों से भरी है। इनसे बचने के लिए ये झील ठीक रहेगी। कोबी ने गर्दन थोड़ी देर बाद बाहर निकाली। वाह, चमगादड़ भी गई और चीले भी। मगर इसका क्या करे कि कोबी का बाहर निकला सिर तुरंत ही वापस पानी में समा गया। ओह, ये क्या? मुझे पानी में कौन खींच रहा है? फिर से सामत आ गई थी कोबी की, या कहें कि उन मगरमच्छों की भी। कोबी की टांगे तो तुमने देख ली, अब उसकी सूरत भी देख लो कमबख्तो। क्योंकि अब ऐसी खूबसूरत सूरत तुम कभी नहीं देख पाओगे। थकावट के लक्षण कोबी के चेहरे पर अब दिखाई देने लगे थे। फूजो बाबा, वो थक रहा है। मेरे ख्याल में अब मुझे खुद जाकर कोबी को बंधक बनाने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं, मेरे आदेश तक रुको। उसे बुरी तरह थकाना मेरा उद्देश्य है। उस मगरमच्छ को कोबी के चुंगल से छुड़ाना होगा। फूजो ने निकट ही चढ़ते उन 12 सिंगों को आदेश दिया। दूसरे ही पल, कमबख्त मारे कमबख्त मारे मेरी टांग तो तू नहीं खा पाया, ले ये घूंसे खा। गोभी पर जब भी कोई प्रहार पड़ता है तो मेरा दिल दहल जाता है भेड़िया। कहीं कोई वार जानलेवा हो गया तो हम ऐसा करने के लिए मजबूर है जैन। वो देखो, जंगल की रक्षा की खातिर जंगली जानवर भी तो कष्ट सहकर अपना सहयोग दे रहे हैं। तुझे कम से कम 12 चक्कर लगा कर फेंकूंगा। कोबी फूजों के बिछाए जाल में लगातार फंसता जा रहा था। कोबी पागलों की तरह भगोड़े 12 सिंगों के पीछे भागा। छोड़ूंगा तुम्हें भी नहीं। क्रोध में उसे इस बात का भी ध्यान नहीं रहा कि वो पूंछ बढ़ाकर भी उनकी भागदौड़ पर अंकुश लगा सकता था। रुका तब जब तो तुम, हाँ मैं भेड़िया, बहुत देर से तुम्हारी भागदौड़ देख रहा हूँ। जंगल में तूफान मचा रखा है तुमने। अब इस तूफान को शांत हो जाना चाहिए, और ये तूफान तभी शांत होगा जब तुम शांत होगे, और तुम तभी शांत होगे जब तुम्हारे होश शांत होंगे। कोबी ने पूंछ का फंदा भेड़िया के गले में जकड़ लिया। लगता है सारे जंगली जानवरों के साथ साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। शायद तुझे नहीं पता कि सुबह से भागते भागते लड़ते लड़ते दिमाग तो मेरा भी खराब हो चुका है। और जब कोबी का दिमाग खराब हो जाता है न तो सबकी और जब कोबी का दिमाग खराब हो जाता है ना, तो सबकी सामत आ जाती है। अच्छा हुआ इस सामत का शिकार होने तू आ गया। ओफ, तुझे ये बात समझाई नहीं जा सकती कोबी की सामत तो हम सब की आने वाली है। सामत ना आए उसी का इंतजाम करने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी और की आए ना आए, पर तेरी तो आ गई भेड़िया। अब मेरा सारा गुस्सा तुझ पर ही उतरेगा। तुझे पड़ गए अब जान के लाले।
गोभी ने पूंछ पर दबाव बढ़ाया ही था कि अरे ये क्या कर रहे हो नाराधमो, मेरी पूंछ को क्यों काट रहे हो? शाबाश शाबाश, काट दो, जल्दी करो, चिंता मत करो, इसकी पूंछ दूसरी उग आएगी। कमबख्तो, नमक हरामो, तुम मेरे सेवक हो या मेरे दुश्मन? शाबाश शाबाश, नमक हरामो, एक तो तुम मेरे बिना बुलाए आ गए, दूसरे मेरे दुश्मन की ही मदद करी। पहले तुम्हें ही सबक सिखा दूं। ये कहानी यहीं समाप्त करता हूँ, नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी। अगला भाग बहुत जल्द लेके आऊँगा। धन्यवाद।